हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके पास जो एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लेके आया हूँ। और ये व्लॉग होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, कि आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। मैं बहुत बार यूरोप ट्रैवल कर चुका हूँ और बहुत सारी और कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप यूरोप अगर जाने वाले हैं। स्पेसिफिकली मैं आज जो कवर कर रहा हूँ वो शेनिगन एरिया और शेनिगन कंट्रीज़ का कवर कर रहा हूँ कि शेनिगन कंट्रीज़ में हम वीज़ा कैसे अप्लाई करें, हमें जो नॉर्मल रिजेक्शन और जो जनरल रिजेक्शन देखने को मिलता है वो हम कैसे अवॉइड करें, और कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या चेक लिस्ट होती है, क्या फ़ीस होती है, कहाँ से अप्लाई करें, क्या इंडिया से हम दिल्ली से अप्लाई करें, कितना उसमें वक्त लगता है, कितनी फ़ीस है, क्या टाइमलाइन है, BLS से अप्लाई करना है, VFS से अप्लाई करना है, कहाँ से जल्दी आता है, वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक आप प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि आपको किस देश के कॉन्सुलेट में अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत बार यूरोप की जर्नी करी है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है अभी तक यूरोप में। तो वो सारा मैं आपको एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, ताकि मेरा जो वीज़ा है वो कभी रिजेक्ट ना हो। और टचवुड कभी मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि मेरा जो शेनिगन वीज़ा है वो लगभग 2 से 3 दिन में आ जाता है। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा क्या होता है, शॉर्ट स्टे वीज़ा क्या होता है, लॉन्ग स्टे वीज़ा क्या होता है, ट्रांजिट वीज़ा, और बहुत तरह के वीज़ा टाइप्स हैं, तो वो कवर करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। जो मोस्टली जो ट्रैवलर्स होते हैं वो टाइप सी शॉर्ट स्टे वीज़ा लेते हैं, जिसमें किसी भी 180 डे के पीरियड में आपको मैक्सिमम 90 डे ट्रैवल आप कर सकते हो। तो इट्स कॉल्ड 90-180 रूल। 180 डे के पीरियड में आप 90 डेज वहाँ रह सकते हो। पर अगर इससे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपको वहाँ पे रहना है तो आपको एक नेशनल वीज़ा चाहिए, जो कि आप जिस भी सिटी में जा रहे हो वहाँ की, या जिस भी कंट्री में जा रहे हो मेनली, उसका आपको वीज़ा वहाँ का अप्लाई करना होता है, वहाँ के कॉन्सुलेट में अप्लाई करना होता है। जैसे मैं अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल डेनमार्क जा रहा हूँ, बट डेनमार्क से हो सकता है मैं शेनिगन और कहीं और शेनिगन एरिया में जाऊँ, बट मेरा जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री है वो डेनमार्क होने वाला है। तो मैं वो डेनमार्क की कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में, दिल्ली में या जहाँ पे भी अप्लाई करूँगा, मैं वहाँ से अप्लाई करूँगा, क्योंकि हमेशा इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो ये चेक करता है कि आपका फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री कहाँ का है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, हमें शेनिगन वीज़ा है वो या तो VFS के थ्रू अप्लाई होता है या फिर BLS के थ्रू अप्लाई होता है। तो BLS स्पेन का मेनली वीज़ा हैंडल करता है, और VFS अदर कंट्रीज़, शेनिगन सारी ही कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करता है। VFS बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वीज़ाज़ में असिस्ट करती है पैसेंजर्स और कस्टमर्स को। तो एक चेकलिस्ट है शेनिगन वीज़ा की, जो कि मैं शेयर कर दूंगा कमेंट में, पिंड कमेंट में। आप वो यूज़ कर सकते हैं और वो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि ये चेकलिस्ट है जहाँ से आप रेफ़र करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स और आप अपने वीज़ा की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट या सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है वेबसाइट से। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, शेनिगन कंट्री में, आप वहाँ की वेबसाइट पे जाके वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। जैसे अगर मेरे को डेनमार्क जाना है तो मैं डेनमार्क की वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म डाउनलोड करूँगा, वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करूँगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। आपकी ट्रैवल डेट, मान लीजिए अगर मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा 1 वीक का ट्रैवल है, तो आज डेट है 12 अप्रैल। तो अगर मेरे को मान लीजिए 1 वीक के लिए ट्रैवल करना है और मैं वापस मान लीजिए 18 अप्रैल को आ रहा हूँ, तो 18 अप्रैल से 6 मंथ्स का आपकी जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की वो होनी चाहिए। तो और 10 साल से पुराना ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 पेज उसमें खाली होने चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अब ये जानना कि 2 पेज खाली वाला जो एक्चुअली रूल और गाइडलाइन है इमिग्रेशन ऑफिसर्स की और इमिग्रेशन की, क्योंकि मैं बहुत ही रिसेंटली शेनिगन एरिया में था, यूरोप में था, और वहाँ पे मेरे पासपोर्ट में एक्चुअली
एक भी पेज खाली नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद बहुत मुश्किल होगा मेरा ट्रैवल करना, बट समहाउ हो गया। बट प्लीज़ 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 ऐसा रिस्क मत लेना, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारे सिनेरियोज़ में मैंने देखा है लोगों को वहाँ से इमिग्रेशन ऑफिसर डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन है इसमें आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आपके 2 पेज पासपोर्ट पे खाली होने ही चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली एक गाइडलाइन है जो कि वो फॉलो करते हैं। और अगर आपका नया पासपोर्ट बना है तो आपके साथ पुराना पासपोर्ट भी या फिर वीज़ा की एक कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप सबमिट करते हैं, तो उसके साथ आप प्लीज़ इंश्योर कि आप एक पूरी आपकी आइटनरी, आपका एक कवर लेटर बना के प्लीज़ सबमिट करिएगा, जहाँ पे आप एक शॉर्ट आइटनरी लिख रहे हैं कि आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कब और कहाँ जाने वाले हैं, क्या आप सिर्फ उसी कंट्री में रहने वाले हैं जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी और कंट्री में भी जाने वाले हैं, और आप अपना पूरा जो आपकी ट्रैवल का पर्पस है वो उसमें मेंशन करिए। तो वो सारा कुछ एक डिटेल्ड कवर लेटर बनाइए और वो साथ में ज़रूर लगाइएगा। उससे जो एम्बेसी है उसको एक क्लियर थॉट मिलता है कि आप एज अ पैसेंजर या आप एज अ ट्रैवलर आप कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि कंट्रीज़ को ये बहुत लगता है कि आप जा रहे हैं, क्या पता आप वापस ही ना आएँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपका कुछ क्लियर विजन नहीं है, आपका कुछ क्लियर थॉट नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, आप क्या क्या देखने वाले हैं। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, कहाँ कहाँ देखने वाले हैं, क्या कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, राइट। तो वो सब उसमें प्लीज़ मेंशन करिए। उससे आपका जो केस है, आपका जो चांसेस हैं वीज़ा आने के, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं होती है वीज़ा की। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि भाई आप इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपका वीज़ा फॉर श्योर लगवा दूंगा, इसकी शॉर्ट गारंटी है, प्लीज़ 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 डोंट ट्रस्ट सच पीपल। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई कॉन्सुलर ऑफिसर को जाके नहीं बोल रहा होता है कि आप इस पर वीज़ा लगा दीजिए, मेरा नोन है या मैं एजेंट हूँ, राइट। एजेंट्स सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करवा सकते हैं, एजेंट्स आपके बिहाफ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज़ इट। एजेंट्स अंदर जाके एम्बेसी में, और स्पेशली शेंगन एरिया में तो अंदर के आप कहीं जा ही नहीं सकते, सिर्फ वीएफएस के थ्रू अप्लाई होता है, आप एम्बेसी पे नहीं अप्लाई कर रहे होते। तो वीएफएस एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके लिए, आपके बिहाफ पे एम्बेसी को आपका पासपोर्ट, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती है। तो किसी भी ऐसे स्कैम में मत आइएगा कि इतने पैसे दे दीजिए, आपकी शॉर्ट आपको मैं वीज़ा दिलवा दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, राइट। तो ऐसा मत करिएगा। उसके बाद आपको अपना फ़्लाइट रिजर्वेशन आप उसके साथ लगाइए। राउंड ट्रिप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपका ऑनवर्ड जर्नी का ही टिकट हो, आपकी रिटर्न जर्नी का भी उसमें टिकट लगाइए। अदरवाइज़ अगेन वो विशियस लूप होता है, उनको लगता है कि आप वापस ही नहीं आएंगे, राइट। तो वो बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है। आप कहाँ रुकने वाले हैं, कौन से होटल में रुकने वाले हैं, या आप किसी एयरबीएनबी में, उसकी आप रिजर्वेशन और उसकी कॉन्फर्मेशन लगाइए, जिसमें उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए उस होटल का या उस प्रॉपर्टी का। ट्रैवल की जो एक इंश्योरेंस होती है, राइट, एक मेडिकल इंश्योरेंस होती है जो आपके पूरे जर्नी, आप अगर 1 वीक रहने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 50,000 यूरोज़ होनी चाहिए। आप अगर 1 वीक या 2 वीक के लिए, जितने भी टाइम के लिए जा रहे हैं, मिनिमम आप 30 से 50,000 यूरोज़ की आप एक कवर इंश्योरेंस लेके जाइए। और आपके जो बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल प्रूफ के लिए आप पैसा दिखाना है आपको, वो आपके पिछले 3 से 6 महीने का वो स्टेटमेंट ऑब्वियसली मांगते हैं, आपकी सैलरी स्लिप मांगते हैं, या फिर आप ITR की आपकी फाइलिंग है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ही मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कल अप्लाई करने जाना है शेंगन वीज़ा, तो मैं आज या फिर 2-3 दिन और एप्लीकेशन या मेरे अपॉइंटमेंट डेट से 2-3 दिन और पहले मैं अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाल देता हूँ। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वॉट एवर दैट अमाउंट कैन बी। तो और फिर मुझे लगता है कि मैं अपना बैंक स्टेटमेंट, जो मेरा रीसेंट बैंक स्टेटमेंट निकलेगा पिछले लास्ट 6 मंथ से, तो वो उसमें मेरा वो अमाउंट दिखेगा। तो ऑब्वियसली एम्बेसी को लगेगा कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली साउंड है ये, तो ये अफोर्ड कर सकता है वहाँ रहना। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं करने की,
बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपने या तो कहीं से पैसा लिया है या फिर आपने कहीं से तो कुछ करा है जो आपके पास अभी पैसा आया है, बट ये आपका खुद का पैसा नहीं है। होता क्या है कि अगर आपकी लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत छोटी हैं, मान लीजिए 1000, 2000, 5000, 10,000 तक की ही ट्रांजैक्शंस हैं, बट सडनली आपके पास एक इन्फ्लक्स ऑफ पेमेंट आ गया, इन्फ्लक्स ऑफ बैलेंस आ गया है, तो वो एक रेड फ्लैग है एम्बेसी के लिए कि ये इनका खुद का पैसा नहीं है और ये वहाँ रहना या वहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वो बिल्कुल मत करिएगा। आपकी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, तभी वो लगता है कि नहीं आप एक्चुअली आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जाना और आप वापस भी आने वाले हैं, राइट। एक और चीज़ है जो कि आपको लगानी पड़ेगी, या तो आप अपनी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप या तो लीव लेटर लगाइए या फिर एनओसी लगाइए कंपनी का, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए आप बिजनेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाइए। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स उसी ऑर्डर में रखने हैं हमें जो चेकलिस्ट में मांगा है, और जो हम स्कैन कर रहे हैं अगर स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ये एक मैं आपको टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उस ऑर्डर में लगाइएगा जिस ऑर्डर में वो एक आपकी चेकलिस्ट है, राइट। अब स्टैंडर्ड वीज़ा की जो फीस है एडल्ट्स के लिए वो आई थिंक 80 यूरोज़ है, और ऑब्वियसली इंडियन करेंसी में वो चेंज हो सकती है क्योंकि यूरो करेंसी का रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है INR में, बट ये कुछ फ़ी है। और अगर 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए आई थिंक 40 यूरोज़ है, तो कुछ 50 यूरोज़ का 50% का डिस्काउंट है। और ये सिर्फ वीज़ा की फ़ी है जो कि एक्चुअली एम्बेसी को जाती है, आपको नहीं देनी है एम्बेसी को डायरेक्टली, बट VFS के थ्रू ही देनी है या BLS के थ्रू देनी है, बट ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। अब इसके ऊपर से सर्विस चार्जेस आते हैं जो कि VFS या BLS लेता है, जो कि आई थिंक समवेयर अराउंड 2000 to 4000 रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी। और सबसे जल्दी 6 महीने अप्लाई कर सकते हैं हम जो वीज़ा है, सबसे लेट 15 कैलेंडर दिन। तो मान लीजिए अगर मैं आज जा रहा हूँ तो मेरे को एटलीस्ट 15 दिन पहले अप्लाई मुझे करना चाहिए था, राइट, तभी वो आपका कंसिडर करते हैं एक्चुअली। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, तो शायद फिर भी आप 10 दिन पहले अप्लाई कर दीजिए। बट मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लेट अप्लाई करिए अनटिल अनलेस कि आपका एकदम से जाने का कुछ प्लान बना है। अदरवाइज़ जितना जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि हाँ ठीक है वीज़ा आ गया है, मेरे पास पासपोर्ट है, आई कैन नाउ ट्रैवल। तो प्लीज़ एटलीस्ट आप 15 दिन पहले अप्लाई करिए अपनी ट्रैवल डेट से, या फिर उससे भी पहले 1-2 महीने पहले अप्लाई करिए ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीज़ा लेने में। नेक्स्ट जो है वो है कि जो जनरली रिजेक्शंस हम देखते हैं और सुनते हैं कि यार मेरा रिजेक्ट हो गया है शेनेगन वीज़ा, और एक्चुअली बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं शेनेगन वीज़ा। वो उसके जो टॉप रीज़न्स हैं शेनेगन वीज़ा रिजेक्ट होने के, वो क्या हो सकते हैं, राइट। तो जैसा मैंने पहले अभी बताया था कि आपको नहीं करना है कि आप एकदम से आपने स्टेटमेंट निकाला और उसमें आपके फंड्स दिख रहे हैं, राइट, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो है तो वो वीज़ा आपका रिजेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं और वो एक रेड फ्लैग है। आपकी जो आइटनरी है वो बहुत क्लियर नहीं है, राइट, आप एम्बेसी को एक क्लियर थॉट नहीं मिल रहा है कि आप कहाँ जाने वाले हो, जाओगे नहीं जाओगे, आओगे वापस नहीं आओगे, राइट। तो आपका प्लान जो है वो हर रोज़ का जो प्लान है, अगर आप 1 हफ्ता रुकने वाले हो, आप 5 दिन रुकने वाले हो, आप 2 हफ्ता रुकने वाले हो, महीना रुकने वाले हो, वॉट एवर दैट ड्यूरेशन इज़, आपको उसका एक पूरा क्लियर प्लान बना के उसमें आप कवर लेटर में आपको देना है। आपकी जो इंश्योरेंस है, आपकी पॉलिसी पे आपका नाम सही होना चाहिए, आपकी जो डेट्स हैं ट्रैवल की वो होनी चाहिए, और जैसा मैंने कहा आपका बेयर मिनिमम 30,000 यूरो
से 50,000 यूरो तक का वो आपके इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। पिछला ओवरस्टे तो नहीं है, राइट, या आपका जो एग्जिट है उसका कोई प्रूफ नहीं है, या पुराने पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और भी कुछ अगर आपके पास पुराना है तो आप वो भी दे सकते हैं, आप उसकी कॉपी लगा सकते हैं। उससे आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और मिसमैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है, राइट, जैसे मान लीजिए अरुण कुमार चौहान फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो मान लीजिए आपने आधार कार्ड में अरुण कुमार चौहान है, आपके पैन कार्ड में अरुण चौहान है, आपकी 10th की मार्कशीट में अरुण के चौहान है, राइट। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि नाम आपका सेम ही है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम है, बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नाम अलग अलग तरह से है, तो वो एक अगेन रेड फ्लैग है। तो वो प्लीज़ इंश्योर करिए कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम सही होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, कोई भी मिसमैच उसमें नहीं होना चाहिए। लेट एप्लीकेशन नहीं करनी है। अभी जैसा मैंने आपसे बोला, पहले से ही आप अपॉइंटमेंट ले लें, एडवांस में अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलने में भी टाइम लगता है। और नॉन रिफंडेबल टिकट जो है फ़्लाइट की, वो तब तक मत खरीदिए जब तक आपका वीज़ा आ जाए। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रोविजनल टिकट्स ले सकते हैं, और ये एक्चुअली जो शेनिगन वीज़ाज़ या कंट्रीज़ हैं शेनिगन की, वहाँ पे वो अप्रूव्ड है, वो वहाँ पे अप्लाई होता है, वो उसको अलाउ करते हैं कि आप प्रोविजनल टिकट ले लीजिए। या फिर कोई बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल ऐसा भी है कि आप बुक विद ज़ीरो पेमेंट, या फिर आप अभी बुक नाउ पे लेटर टाइप के ऑप्शंस अगर आपको मिल रहे हैं तो आप वो करिए। इसमें मैं टिप आपको स्पेशल एक देना चाहूँगा या स्पेशल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। कोई भी आपका सीन ना है, कोई भी सिनेरियो है, कोई भी आपका रिजेक्शन है पास्ट में, उसको आपको बिल्कुल एम्बेसी से छुपाना नहीं है, बिल्कुल कुछ भी हाइड नहीं करना है। आप जो भी बता रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन एम्बेसी को दे रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल क्लियर रहिए और आपको बिल्कुल सच्चाई से वो इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। पास्ट में अगर आपका कोई रिजेक्शन हुआ है वीज़ा, तो वो उसमें फॉर्म में आपको नीचे ऑप्शन आता है कि आपको कहीं से डिपोर्ट तो नहीं करा, कभी आपको रिजेक्ट तो नहीं हुआ वीज़ा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनको बहुत ही क्लियरली देनी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे बायोमेट्रिक्स होते हैं, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू एक्चुअली नहीं होता है, बट बायोमेट्रिक तो होता ही है, राइट। बायोमेट्रिक होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, जैसे आपके पासपोर्ट के लिए भी लिए जाते हैं। तो बहुत सारे ज़्यादातर लोगों को देने ही होते हैं बायोमेट्रिक्स। आप एक बार अगर बायोमेट्रिक दे देते हैं शेनिगन के लिए, तो आई थिंक 5 साल का जो टाइम है, 5 साल तक अगर आप वापस से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें आपका अगर दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं और दोबारा वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक नहीं देना है, वो पहले वाला कंसिडर होता है। इंटरव्यूज़ एज आई सेड बहुत रेयरली इंटरव्यू होता है शेनिगन के लिए, इंटरव्यू अदरवाइज नहीं होता है। पर अगर बुलाते भी हैं इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही आप उसमें बहुत लंबा चौड़ा उनको मत बताइए, टू द पॉइंट प्रिसाइज रखिए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अपना एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ, मेरी ये रिटर्न डेट है, मैं इस दिन को जाऊँगा, मैं वहाँ रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ जाने वाला हूँ। बिल्कुल टू द पॉइंट उनको बताइए, आप क्यों जा रहे हैं, आपका खर्चा कौन उठाने वाला है, वो सब कुछ आपको बहुत ही क्लियरली कवर लेटर में भी देना है। और अगर बाय चांस आपका इंटरव्यू होता है तो आप उनको भी बताइए बहुत क्लियर, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बातें उनसे कर रहे हैं, 1 लाइन आंसर उनको आप दीजिए, राइट। अब जो शेनिगन कंट्रीज़ के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो हमें फॉलो करने हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, 90-180 का एक रूल है जो कि पूरे शेनिगन एरिया में किसी भी रोलिंग 180 डे की ड्यूरेशन में आपको 90 डे मैक्सिमम आप वहाँ रुक सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो वीज़ा है, मान लीजिए अगर वो 6 मंथ्स का लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए नहीं रुक सकते हैं। आप उस 6 मंथ्स के पीरियड में आप सिर्फ 3 महीने रुक सकते हैं, राइट। आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है, जैसा मैंने पहले बोला,
वो आपका बाहर जाने की डेट से आपकी एटलीस्ट 6 महीने की होनी चाहिए, और 10 साल से पुराना तो पासपोर्ट वैसे ही एक्सपायर हो जाता है। तो शॉर्ट स्टे वीज़ा पर जो है काम करना मना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शॉर्ट स्टे वीज़ा लिया है और आप वहाँ पे जाके कहीं पे जॉब करने लग जाएं, तो वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बॉर्डर पर इमिग्रेशन आपसे रिटर्न टिकट ऑब्वियसली लेता है, फंड्स के बारे में भी पूछता है, इंश्योरेंस के बारे में भी पूछता है, और आप कहाँ रुकने वाले हैं उसके बारे में पूछता है। आप जो कैश, बहुत सारे हम क्या इंडियंस को कुछ आदत होती है कि हम कैश रिच कंट्री हैं, या हमें आदत है कि हम कैश में डील करेंगे, तो कैश बहुत ज़्यादा मत ले जाइए। मैक्सिमम कैश जो है आप 10,000 यूरोज़ ले जा सकते हैं, जो कि अराउंड 1,10,000 रुपये बनता है आज के कन्वर्जन रेट से, समवेयर अराउंड दैट। तो आप उतना ही कैश ले जाइए, उससे ज़्यादा कैश मत ले जाइए, क्योंकि अदरवाइज वो फिर से आपको इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम हो सकती है। प्री डिफाइंड अगर कोई आप सच कुछ भी ले जा रहे हैं, मेडिसिन ले जा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ ले जा रहे हैं जो कि आपको डिक्लेयर करनी चाहिए, प्लीज़ इंश्योर कि आप वो चीज़ वहाँ पे कस्टम्स को डिक्लेयर करें, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें और भी हम इसमें जानते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए इन केस, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो एम्बेसी इंश्योर करती है कि आपको उसकी डिटेल बताई जाए कि आपका जो वीज़ा है एम्बेसी ने रिजेक्ट किस रीज़न से किया है। तो उसकी आपको, जब आपका पासपोर्ट वापस आता है तो उसके साथ आपको एक लेटर मिलता है जिसमें आपको एम्बेसी की तरफ से रीज़न दिया जाता है कि इस वजह से हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो अपील करने का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो डेडलाइंस हैं वो उस लेटर में आपके लिखी होती हैं, तो आप प्लीज़ वो फॉलो करिए। अक्सर लोग फिर से अप्लाई करते हैं, पिछली जो उन्होंने लास्ट में गलती करी है एप्लीकेशन में उसको सुधार कर और थोड़ा मजबूती के साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं। ज़रूरत पड़े तो वीज़ा एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, या फिर आप मेरी भी सलाह ले सकते हैं। मैं आपकी और हेल्प कर सकता हूँ आपके कवर लेटर में, आपको कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जल्दी मिलेगा, कब अप्लाई करें, कहाँ जाना है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि बेस्ट जो लोकेशंस हैं वो सब कुछ मैं आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आप जाने वाले हैं शेनिगन में, प्लीज़ आप कमेंट करिए, फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट। अब मैं लास्ट में जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं शेनिगन में, या फिर 1-2 बार ऑलरेडी जा चुके हैं बट फिर भी कुछ उनको हो सकता है वीज़ा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको ओवरकम कैसे करें। तो अगर पॉसिबल हो तो सेम ही कॉन्सुलेट से अप्लाई करिए, और ये सिर्फ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए हैं। उससे क्या होता है कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है एम्बेसी के पास, कॉन्सुलेट के पास, और वो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट करता है। अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल एक आर्काइव उनकी बना लीजिए, जैसे आपका ITR स्टेटमेंट है, आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके बोर्डिंग पास हो सकते हैं, आपके पासपोर्ट के स्कैन्स हो सकते हैं, तो वो सब का एक आप डिजिटल आर्काइव बना के रखिए। उससे आपको बहुत इजी रहेगा जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। इंश्योरेंस जो है, आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, आप जब तक वापस नहीं आ रहे हैं तब तक आप उसको एक्टिव रखिए। और आपके अगर टिकट्स, जो आप फ्लाइट टिकट्स करा रहे हैं और आप अपनी जो स्टे अकोमोडेशन बुक कर रहे हैं, वो दोनों ही रिफंडेबल रखिए जब तक कि आपका वीज़ा ना आ जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं कि ठीक है मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा, और इवेंचुअली वो वीज़ा नहीं मिलता है और फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो ये दोनों ही जो बुकिंग्स है, अकोमोडेशन प्लस मेरी फ़्लाइट टिकट्स, वो रिफंडेबल नहीं है, राइट। तो उससे बचने के लिए आप रिफंडेबल फेयर्स में जाइए। ज़रूर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, बट एटलीस्ट आपको सेफ रखेगा, आपका पैसा बचेगा। या फिर आप प्रोविजनल फ़्लाइट टिकट्स ले लीजिए, किसी भी एजेंट से ले लीजिए, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप ले सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ऐसे टिकट्स ले सकते हैं। अब लास्ट में मैं इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है
मेरी हेल्प की, आपको चेकलिस्ट चाहिए, आपको कवर लेटर चाहिए, तो मैं PDF में ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए कि आप किस देश में जा रहे हैं, आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। मैं वहीं के आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी दे दूँगा और आपको हेल्प कर दूँगा कि आपका वीज़ा आने के जो चांसेस हैं वो कैसे बढ़ जाए। मैं भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, और अगर जैसा मैंने पहले बोला था कि कोई आपको ऐसी गारंटी देता है कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, प्लीज़ मत लगवाइएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि कोई भी आपका वीज़ा इंश्योर करे एक्सेप्ट द एम्बेसी इटसेल्फ। आई होप ये जो व्लॉग है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे चल के मिस ना कर पाएँ। और कीप सपोर्टिंग माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वन एंड सेफ ट्रैवल्स। बाय बाय।